हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं और स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 21 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और पूरे के पूरे टॉपिक का सोल्यूशन बताया हूं। 1 घंटे से पार वीडियो मेरे प्यारे बच्चों ये बनी हुई है। बहुत काफी मेहनत लगा हुआ इस वीडियो को बनाने में। वीडियो को लाइक आपको जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक में पढ़ाया हूं कि जो कि फिक्स टॉपिक है और 100% आपकी एग्जाम में छपने वाला है और बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। सबसे पहले आप देखिए खंड अ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग खंड अ में। और आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि खंड अ में 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। दो कैटेगरी से मिलकर बनते हैं, हिंदी के गद्य साहित्य से 5 नंबर का और हिंदी के पद साहित्य से 5 नंबर का, मतलब 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को 35, मात्र 35 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको तैयार है तो समझिए कि 10 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह सारे टॉपिक को हम लोग सिंगल बाय सिंगल करते चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और 100 नंबर बिल्कुल आज की इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी 35 क्वेश्चन। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना स्टार बनाना चाहोगे बना लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है, आत्मकथा विधा की रचना है। और यहां से एक प्रश्न और बनेगा आपको, ठीक है, कि मेरी असफलताएं जो है उनको किसकी रचना है, ये भी पूछ सकता है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, बताइए। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नोट में लिख लेना कि बाबू गुलाब राय। ठीक है, एक प्रश्न यहां से और आपका तैयार हो गया और बनता ही है। ठीक है, बाबू गुलाब राय, इसको नोट कर लेना। जितना प्रश्न बताऊंगा पूरा का पूरा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो एक तो प्रश्न ये हुआ कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना। और मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय की रचना है। तो यहां से 2 प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर दूसरा, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा है, आप ऑप्शन देखिए, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, इंदुमती। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। क्या है, परीक्षा गुरु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार इस पे बना लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और यहाँ पूछ सकता है, ठीक है, कि ये जो परीक्षा गुरु है, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, इसको कौन लिखे हैं। ठीक है, तो परीक्षा गुरु को कौन लिखे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, लिखिए लाला श्री निवास दास। जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, कंप्लीट वीडियो है। 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है इस वीडियो से। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। अगर ये पूछे कि परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं, तो लाला श्री निवास दास जी हैं। यहां से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और एक आप लोगों का इंदुमती जो ऑप्शन दिया है, यहां से भी एक प्रश्न बनता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इंदुमती, इंदुमती क्या है, तो इंदुमती आपका प्रथम कहानी है। इंदुमती जो है वह प्रथम कहानी है, ये भी थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न बनता है यहां से। तो इंदुमती अगर पूछे कि प्रथम कहानी क्या है, तो आप कहोगे इंदुमती। और एक प्रश्न यहां से एक चीज और बन जाता है कि इंदुमती के लेखक का नाम पूछता है कि इंदुमती के लेखक का नाम क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख लीजिए किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। इतने प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक ऑप्शन पे आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न क्या हो एग्जाम में छूटे ना, कहीं से भी पूछे सारा आंसर देके चले आओगे। इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो समझ में आ गया लोगों को, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्री निवास दास जी। ये ऑप्शन इंदुमती जो है, इंदुमती से कहानी बन जाता है, इंदुमती प्रथम कहानी है और इसके जो लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा शिव प्रसाद। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो आपके क्या हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, डायरी, जीवनी, आत्मकथा। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां से और प्रश्न बनेंगे, अगर आपसे ये पूछ ले कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आप उत्तर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां से प्रश्न बनता है कि चिंतामणि के लेखक बताइए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब किस विधा की रचना है, तो आप कहोगे निबंध विधा की रचना है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए, पूरे के पूरे प्रश्न को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में न छूटे, क्योंकि पूरे में पूरे अंक लाने हैं आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आप स्टार बना लो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की, कि प्रभाकर मिश्र, कि विष्णु प्रभाकर जी, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की है। आपको कभी जीवन में भूलना नहीं है इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में पक्का 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको पूछ लेता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप कैसा है? निबंध विधा। क्या है? निबंध। एक प्रश्न यहां से बनता है, पूछ लेता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है, तो आप उत्तर देंगे निबंध विधा की रचना है। तो दो प्रश्न बन गए यहां से। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। एग्जामिनर कहां से पूछेगा, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, कहीं से भी पूछेगा आप तुरंत उसका आंसर दे पाओगे। 7वां है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, कि यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार जो हैं वो आपके हैं हरिशंकर परसाई जी, और ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? हरिशंकर परसाई। एक प्रश्न और पूछ लेता है कि निंदा रस किस विधा की रचना है? तो निंदा रस किस विधा की रचना है? तो आप उत्तर देंगे निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप इसका आंसर बिल्कुल आराम से दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो हिंदी का प्रथम नाटक भारत दुर्दशा, कि नहुस, कि न आने वाला कल, कि चंद्रगुप्त। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा नहुस। क्या हो जाएगा? नहुस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से 3 प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं। यहां से तीनों प्रश्न नोट कर लो, अभी अभी तीनों प्रश्न नोट कर लो। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न 100% बनेंगे। या तो आपसे पूछ ले प्रथम नाटक, क्या पूछ ले? प्रथम नाटक आपसे पूछ ले, या तो आपसे पूछ ले प्रथम उपन्यास, प्रथम उपन्यास पूछ ले, या तो आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है प्रथम कहानी। तो ये 3 प्रश्न आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अब मैं तीनों को डिफाइन करता हूं, समझिए। प्रथम नाटक की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा प्रथम नाटक क्या है? नहुस। प्रथम नाटक क्या है? नहुस है, याद कर लीजिए। और नहुस को कौन लिखे हैं? ठीक है, तो यहां लिख भी देता हूं, बाबू गोपाल चंद्र। कौन? बापू गोपाल चंद्र जी इसको लिखे हैं। क्लियर? प्रथम उपन्यास की अगर हम बात करें तो प्रथम उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु, अभी हमने देखा। क्या है? परीक्षा गुरु। लिख रहा हूं, आप भी कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को कौन लिखे हैं?
चलिए, तो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इनको कौन लिखे हैं? श्रीनिवास दास, मतलब आप लाला लिख सकते हैं, लाला श्रीनिवास दास। एक और बच जाता है आप लोगों का प्रथम कहानी। प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती जो है वो प्रथम कहानी है। और इसके लेखक की अगर हम बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी। क्या है? किशोरीलाल गोस्वामी। अब यहां से 3 प्रश्न में से आपका 100% बनने वाला, उसको कोई रोकेगा नहीं, इतना बात याद रख लेना। प्रथम नाटक पूछे नहुस बाबू गोपाल चंद्र, प्रथम उपन्यास पूछे परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, प्रथम कहानी पूछे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। ये तीनों प्रश्न जरूर से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है? पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, कोई इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं समझाता है, क्योंकि मैं एक नंबर भी छोड़ना नहीं चाहता हूं। चाहता हूं सारे बच्चे पास में बेहद अच्छे नंबर से। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 अगर हम देखें तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के जो लेखक हैं डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगर वो पूछ ले कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है, तो आप उत्तर देंगे निबंध विधा की रचना है। क्लियर है? चलिए, प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 10वां क्या है। प्रश्न नंबर 10वां है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? तो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, कि वासुदेव शरण अग्रवाल, कि मोहन राकेश, कि यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। घ वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इग्रामा है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यहाँ पे भगवती चरण वर्मा जी। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, उनके हैं अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय। ग वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है आनंद कदम्बनी के संपादक हैं। तो आनंद कदम्बनी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, कि लल्लू लाल, कि रामचंद्र शुक्ल। तो आनंद कदम्बनी के संपादक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार बना लेना इस पे। राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। खा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न नंबर 13 देखें तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, और यहाँ पे दिया है प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह अगर हम बात करें तो वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ख वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगर हम 14 देखें, प्रश्न नंबर 14 है कवि वचन सुधा के संपादक हैं। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि प्रताप नारायण मिश्र जी, कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज। तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ख वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती की गोदान। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए आप, देखिए ये जो कंकाल है और ये आप तितली दिखाई दे रहा है, ये आपका इरावती दिखाई दे रहा है। ये तीनों जो उपन्यास है, ये तीनों उपन्यास की अगर हम बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। ये तीनों जो आप उपन्यास देख रहे हो वो जयशंकर प्रसाद जी की है। आपसे पूछा क्या है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास, तो प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या हो जाएगा? गोदान। क्या हो जाएगा? गोदान। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की है। बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार है। ठीक है? हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, कि जयशंकर प्रसाद, कि सेठ गोविंद दास। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है क्या है कि गुनाहों के देवता किसकी रचना है?
गुनाहों के देवता किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, धर्मवीर भारती जी, कि गुलाब राय, कि रघुवीर सहाय? तो गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। एक और रचना धर्मवीर भारती जी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, सूरज का सातवां घोड़ा। आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा, यह पूछता है एग्जाम में। सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है, कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उपन्यास विधा की है, कि कहानी विधा की, कि निबंध, की नाटक? तो हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। ख वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। चलिए हम बात करते हैं अब यहां से हिंदी काव्य सहित। अब यहां से स्टार्ट करने वाले हम हिंदी काव्य सहित। अभी हमने प्रश्न किसका देखा? हिंदी गद्य साहित्य का। हमने प्रश्न यहाँ पे देखा हिंदी गद्य साहित्य का। अब हम देखने वाले हिंदी काव्य साहित्य का। अब यहां से प्रश्न स्टार्ट होता है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, कि तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है यहाँ पे। तो 1954, 1943, 1938 कि 1936? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? 1943 हो जाएगा। तार सप्तक, तार सप्तक मतलब समझते हैं क्या होता है? चलिए मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं इस पे। तार सप्तक क्या लिखा हुआ है? तार सप्तक। तार सप्तक मतलब होता है 7 कवियों का समूह। क्या होता है? 7 कवियों का समूह होता है तार सप्तक का मतलब। तार सप्तक, ठीक है। सप्तक मतलब 7, 7 कवियों का समूह। यहां पे एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी, कि तार सप्तक की संख्या कितनी है? संख्या को लेकर प्रश्न बनता है। तो तार सप्तक की संख्या टोटल कितनी है? 3 है, ठीक है, 3 है। अगर तार सप्तक का अगर आपको संपादक पूछ ले कि संपादन कौन किए थे, तो संपादन भी आप नोट कर लो। कौन किए थे? अज्ञेय जी। कौन किए थे? अज्ञेय जी किए थे। अब देखिए 3 पूछता है, 3। तो यहाँ पे 3 संख्या है तार सप्तक की। तो पूछता है प्रथम, ठीक है, प्रथम सप्तक प्रकाशन। एक पूछता है द्वितीय, और एक पूछता है तृतीय। 3 ही है, और तीनों के डेट पूछता है। जैसे तार सप्तक का प्रकाशन, ठीक है, पूछा है, वो किस में आ जाएगा आप लोगों का? प्रथम उसको बोलते हैं, प्रथम सप्तक, जो 1943 में। तो 1943 हो जाएगा इसका। अगर आपसे पूछे द्वितीय, तो द्वितीय होता है 1951 में, डेट याद कर लीजिए। तृतीय की अगर हम बात करें तो 1959 में। मतलब 8 वर्षों का गैप है। 8 वर्ष जोड़ते जाओगे तो आपको मालूम चलता जाएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न देखिए कितना सारा डिटेल में आपको बता रहा हूं, कि एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटे नहीं। कहीं से भी एग्जामिनर पूछे तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से दे पाओ। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या है? 20वां है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य खुमार रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो को माना गया है। किनको माना गया मेरे प्यारे बच्चों? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। अगर रचना की बात करें कि इसकी रचना कौन किया है, पृथ्वीराज रासो की रचना कौन किया है, तो आप उत्तर यहां पे लिख लेना, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई यहां लिख लीजिए। चंद्रबरदाई ने रचना किया पृथ्वीराज रासो की। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। क्लियर है? चलिए पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, कहीं से भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों का। कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 9, 12, 15 की 17? तो आपको भी मालूम है कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? टोटल 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं मेरे प्यारे बच्चों। कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। रचना की अगर हम पूछ लें कि कमायनी की रचना किसने किया, ठीक है, कमायनी एक रचना है जो कि किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। आपको भी मालूम है किनकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। और कितने सर्ग हैं? तो भाई 15, याद कर लेना, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो कमायनी है वो क्या है? एक महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 22वां, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल,
शमशेर बहादुर सिंह। तो चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्ति बोध। ठीक है, ख वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बढ़े अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 23 23वां प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो देखिए रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि रीति काल को क्या और किस काल के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो आपको श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। रीति काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अन्य नाम उसका क्या है? श्रृंगार काल। तो कहीं से भी पूछे आप बिल्कुल आसान तरीके से इसका उत्तर दे पाओगे। इतना डिटेल में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इस पे 4-5 स्टार बना लीजिए, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला? चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन की पल्लव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा पर उनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और कला और बूढ़ा चांद पे भी मिला था, लेकिन कला और बूढ़ा चांद पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूरा डिटेल बता देता हूं। 4 लोगों का, अब तक 4 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रख लेना। पहला पहला नोट करो, रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी से आप नोट करो, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी, पहला आप नाम याद कीजिए, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला किस रचना को मिला था? उनकी कौन सी रचना पे मिला था? तो उर्वशी। उर्वशी उनकी जो रचना है उसमें मिला था। दूसरा याद कीजिए, दूसरा है आपके सुमित्रानंद पंत जी, यही पंत जी। तो पंत जी पे अभी हमने बताया चिदम्बरा, चिदम्बरा। और तीसरा जो याद करना है आप लोगों को, तीसरा है आपके महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस रचना पे उनको मिला था? तो यामा। उनकी रचना क्या है? महत्वपूर्ण यामा रचना पे मिला था उनको। और एक चौथा जो आप लोगों को याद करना है वह है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। आपको मालूम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी की कौन सी रचना पे मिला था? तो कितनी नावों, लिख लीजिए, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये चारों आपको क्या होने चाहिए? बिल्कुल मेरे प्यारों बच्चों याद होने चाहिए, भूलना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 24 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है 25 प्रश्न कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को ही हम लोग वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न तो यहीं से बन गया। और किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि यहाँ पे मिश्र बंधु ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मतलब इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा, कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, कि पृथ्वी पुत्र की स्वर्ण किरण। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। क वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ की अगर हम बात करें, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाओ। डेली आप लोगों के पीडीएफ मिलते हैं, ये पढ़ा दिया गया, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। वहां से डाउनलोड कर लो फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है आप लोगों को। 27 प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो मेरे प्यारे अभी हमने बताया आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को तो मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ यहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पंत जी को भी मिला, पंत जी यहाँ पे भी हैं। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला। तो देखिए अभी हमने डिटेल में पूरा आप लोगों को बताया था कि महादेव वर्मा को मिला, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला, सुमित्रानंद पंत को भी मिला चिदम्बरा में, इनको यामा में,
और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी में मिला था उनकी रचना पे, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला, इसलिए क वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद जी। तो डिटेल में पढ़ने का यही मतलब होता है कि एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो आप बिल्कुल आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे। चलिए बात करते हैं अगला 28। कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना मेरे प्यारे बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, कि अज्ञेय जी की, कि यहाँ पे नागा अर्जुन की। तो हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए संधि चारण काल नाम दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। तो हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि चारण काल, तो संधि चारण काल नाम किसने दिया? राहुल संकृत्यान ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। कौन दिया? तो राम कुमार वर्मा ने। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 30वां देखिए क्या है, कि वैदेही वनवास के कवि का नाम है। तो वैदेही वनवास के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कि जयशंकर प्रसाद, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कि मैथिली शरण गुप्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न बता रहा हूं आज वीडियो में अगर तैयार है तो 10 नंबर बिल्कुल पक्का, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 31, कबीर दास प्रमुख कवि हैं। तो कबीर दास प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के, कि सगुण काव्य धारा के, कि प्रगतिवादी काव्य धारा के, कि प्रयोगवादी काव्य धारा के? मेरे प्यारे बच्चों, तो सबको मालूम है कि निर्गुण काव्य धारा के, क्योंकि निर्गुण वगैरह करते हैं, प्रेम भावना के बारे में बात करते हैं कबीरदास जी। निर्गुण काव्य धारा के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32, कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारों, जो आप ट्रिपल स्टार बना लो, बहुत इंपोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा के कवि का नाम माना गया है? तो यहाँ ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा का, कि राम मार्गी शाखा का, कि सूफी काव्य धारा का, कि यहाँ पे सगुण भक्ति धारा का? राइट आंसर हो जाएगा ग वाला, सूफी काव्य धारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो सूफी काव्य धारा का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए, 2 बार प्रैक्टिस करके ही जाना इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न देखिए क्या है, तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं अज्ञेय जी, कि धर्मवीर भारती जी, कि प्रयोग नारायण त्रिपाठी जी, कि यहाँ पे सुमन राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला अज्ञेय जी। तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं अज्ञेय जी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 34 प्रश्न क्या है। 34 प्रश्न है, कमायनी किस युग की रचना? अभी हमने कमायनी किसका देखा मैंने अभी, तो कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो किस युग के? तो जयशंकर प्रसाद क्षयवादी युग के कवि हैं, तो क्षयवादी युग के कवि हैं, इसलिए इनकी रचना भी क्षयवादी युग की हुई होगी, बात खत्म। तो कमायनी किस युग की रचना है? क्षयवादी युग की, क्योंकि कमायनी के जो रचनाकार हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो क्षयवादी युग के कवि हैं। तो क्षयवादी युग के कवि हैं तो जाहिर सी बात है कि क्षयवादी युग ही होगा उनकी रचना। तो इतना ज्यादा सिंपल है। महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूं, और वो बताने वाला हूं जो कि फिक्स है कि आपके एग्जाम में वो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके एग्जाम में मेरे प्यारों चो 10 नंबर का, और पद्यांश की अगर हम बात करें तो पद्यांश भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का। तो आज की इस वीडियो से आप लोगों का 20 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मेरे प्यारों चो, प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो 2019 में, 20 में और 21 में यह गद्यांश पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और 22 में भी पूछा गया था। 2 साल से यह गद्यांश नहीं आ रहा है, न तो 2023 में पूछा और न 2024 में पूछा। ये 2 साल गैप किया है इस गद्यांश को, और 2025 में पूरा का पूरा चांस, 90% से अधिक चांस बना है कि यह गद्यांश आप लोगों को देगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होता है, 3 साल 2 साल लगातार देता है, फिर 2 साल गैप कर देता है, फिर देना स्टार्ट कर देता है, यही काम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए क्या है गद्यांश।
गद्यांश एक रहा। देखिए जब भी आपके एग्जाम में गद्यांश आ जाए तो गद्यांश को सॉल्व करने का सिंपल तरीका आपको बताता हूं कि पहले इस गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक पढ़िए जब तक इसका अर्थ आपको समझ में ना जाए। 2 बार जैसे पढ़ोगे 3 बार तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसके नीचे दिए गए प्रश्न होते हैं और इनका प्रश्नों का उत्तर इन्हीं गद्यांशों में से लिखना होता है। और तरीका मैं आपको बताना, मैं खुद लिख के आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल वीडियो को ध्यान से आप देखिए। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने दातम्य प्राप्त किया है। ठीक है, तादम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसके बाद है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब इसको एक बार मैंने पढ़ दिया, नहीं समझ में आता तो एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या होता है कि ये किस चैप्टर से गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है। अगर आपको नहीं मालूम है तो 2 नंबर आपको कटेगा, लेकिन 8 नंबर आप लोगों का शेष बच जाएगा। लेकिन इस गद्यांश का मैं तो ट्रिक आपको भी बता दूंगा, आप ट्रिक की मदद से ही आप याद कर लोगे कि किस चैप्टर से लिया गया है यह गद्यांश और कौन इनके लेखक हैं, ट्रिक भी बता दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि जन का प्रवाह, देखिए पहला प्रश्न है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह किस तरह होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस गद्यांश की पहली लाइन पढ़ोगे तो देखो जन का प्रवाह अनंत होता है। मालूम चल गया ना कि जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है। और प्रश्न पूछा था कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आपको कैसे इसका उत्तर लिखना है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में सबसे पहले यहां आप लिखोगे उत्तर। क्या लिखोगे, उत्तर। यहाँ पे हेडिंग डालोगे। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तर लिखोगे जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, फिर इसका उत्तर लिखना चालू करोगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत होता है। बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना। बिल्कुल 10 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा इस गद्यांश से। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। देखिए इस तरह आप लोगों को उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। मैं आपको बताऊं, आपको कभी भी इस तरह नहीं लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी साहित्य हिंदी से लिया गया है, इसके लेखक है, ऐसे कुछ नहीं लिखना है। सिंपल मेरे प्यारों जो 2 नंबर का है, कैसे लिखना है। एक साइड आप देखिए यहाँ पे डालेंगे उत्तर। क्या डालेंगे मेरे प्यारों बच्चों, उत्तर डालेंगे। और उत्तर डालने के बाद एक साइड आप लिखेंगे शीर्षक। ठीक है, हेडिंग आप बनाएंगे, शीर्षक बनाएंगे और यहाँ पे आप लिखोगे लेखक। तो एक साइड आपने शीर्षक लिखा है और एक साइड आप क्या लिखेंगे, लेखक लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि किस शीर्षक लिया गया है। जब यहाँ पे आप इस गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो देखिए राष्ट्रीय के बात आया है, यहाँ पे राष्ट्रीय, फिर यहाँ पे राष्ट्रीय की बात आ गया है। तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप इस चैप्टर से लिया गया है। तो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया, यह ट्रिक है। जहां पे भी देखिए राष्ट्र, यहाँ पे भी दिख गया, तो राष्ट्र दिख गया जाएगा तब समझ लेना कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो शीर्षक में आप मेरे प्यार बच्चे लिखोगे राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप आप लिखेंगे। और रह के बाद लेखक, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जहां पे अंडरलाइन किया गया है,
मेरे प्यारे बच्चों अंडरलाइन किया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। इसका आपको व्याख्या बताना है। कभी कभी क्या होगा कि कोई जरूरी है कि इतना ही दूर तक अंडरलाइन दे, कभी कभी ये पूरी लाइनिंग ही अंडरलाइन दे के पूछ सकता है, या आपको 2 लाइन या आपको 3 लाइन भी अंडरलाइन दे के इसका आपको अर्थ पूछ सकता है, इसकी व्याख्या पूछ सकता है। तो आपको इसका अर्थ आना चाहिए। तो जैसे बोला है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ठीक है, कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। मतलब कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ जो मनुष्यों का संबंध जो है वो गहरा है। सैकड़ों वर्षों से जो मनुष्यों का संबंध है भूमि से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गहरा है। बोला है यहाँ पे कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, मतलब जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन जो है वह अमर रहेगा। जीवन अमर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सूर्य की रोशनी जमीन पे पड़ती रहेगी भूमि पे, लोगों को आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, ऐसे इसका लिखना मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखना है मैं लिख के यहाँ पे दिखा देता हूं, आप इसको नोट कर लेना। तो देखिए मैंने इसका व्याख्या कर दिया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन जो है अमर रहेगा। देखिए मैंने सिंपल व्याख्या इसका कर दिया। तो तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हमने यहाँ पे क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से लिख दिया। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, उसी में से आपको आंसर लिखना होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 सब 2-2 नंबर के हिसाब से 5 प्रश्न है, 10 नंबर दे दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी आंसर इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए बोला है यहाँ पे कि जब तक सूर्य की रश्मियां, देखिए बोला है ना, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या हो जाता है, अमर है। तो राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो इसका आंसर यहाँ सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर। क्या लिखें, ब्लैक पेन से आप उत्तर यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा और लिखेंगे यहाँ पे कैसे इसका आंसर कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव। देखिए सूर्य की रश्मियों का प्रभाव लिखेंगे यहाँ पे, सूर्य की रश्मियों का प्रभाव। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव प्रभाव यह है कि इससे यह है कि इससे राष्ट्रीय जन इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन जो है वह अमर है। बस जो उसमें था वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, यही था ना। तो हमने लिखा कि सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन जो है अमर है। बस यही उत्तर आप लोगों को लिखना है। लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 5वां, कह रहा है कि घाटों का निर्माण का आशय क्या है। तो घाटों का निर्माण का आशय क्या है, यहाँ पे देखिए बोला है कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो कर्म और श्रम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों आपको भी मालूम है कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और श्रम के नाम से ही जाना जाता है। जितना अच्छा कर्म किए रहेंगे मेरे प्यारों बच्चों, मरने के बाद आपका वही गुणगान गाया जाता है, आपकी कर्म की प्रशंसा की जाती है। खराब कर्म किए रहेंगे तो कोई भी आपको गाली देकर बुलाएगा, अच्छा कर्म किए रहेंगे तो आपको हमेशा उत्साहन देगा कि हाँ भाई वो व्यक्ति अच्छे थे, अच्छे कार्य करते थे। ठीक है, तो कर्म और श्रम के द्वारा ही मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना पद चिन्ह छोड़ जाता है। तो इसका उत्तर कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए तो घाटों का निर्माण का आशय क्या है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आप लिखेंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर अब इसका लिखेंगे कैसे, व्यक्ति अपने कर्मों एवं श्रमों, लिखेंगे व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा
व्यक्ति अपने कर्मों व श्रमों के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है, पद चिन्ह छोड़ जाता है, छोड़ जाता है। बस ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। 10 नंबर मेरे प्यारों इस गद्यांश के हो गए आपके कंप्लीट। याद कर लो। बहुत मेरे प्यारों अच्छे तरीके से बताया, मैं खुद लिख कर बताया हूं। चाहता तो मैं आंसर लिख के लेके आता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या ही मतलब निकलेगा। इस तरह मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, लिखाना सिखा रहा हूं कि कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपको एक क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारों बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह भी पद्यांश कितने नंबर का मेरे प्यारों 10 नंबर का पद्यांश है। और यह पद्यांश मेरे प्यारों जो है वो हर साल आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर देता है। किसी न किसी सेट में आपको जरूर से जरूर कहीं ना कहीं घुमा के दे देगा। पूरे सेट में नहीं तो 2-3 सेट में तो जरूर से जरूर देखने को ही मिलता है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। एक बार पढ़ते हैं। बोला है कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जेव मधुमेह संदेश। ये बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट पद्यांश है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन हो तुम बसंत के दूत। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों श्रम और मनु के बीच जो है संवाद, अगर बातचीत हो रहा है मनु और यहाँ पे श्रद्धा के बीच, मनु और श्रद्धा के बीच बातचीत हो रहा है। और कह रहा है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। मतलब मन जो है, मनु जो है वो मनु श्रद्धा से पूछती है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। ठीक है। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, मतलब इतनी सुनसान जगह पर भी तुम कोमल की तरह प्रतीत हो रही हो। ठीक है। घन तिमिर में चपला की रेख, मतलब इसका कह रहा है कि इतने तिमिर चपला की रेख, घन घन मतलब कि इतने घनघोर अंधकार में तुम किरणों की तरह, मतलब किरणों की तरह तुम चमक रही हो। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तपन में शीतल मंद बयार, मतलब इस तपन में तुम ठंडी वायु की तरह क्या हो रही हो, प्रतीत हो रही हो। लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मतलब इस पर श्रद्धा कुछ बातें कहने लगती है। क्या कहती हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, जो व्यक्ति आया हुआ है, मतलब श्रद्धा आई हुई है, तो मतलब श्रद्धा कहती है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष। इसका मतलब है मेरे प्यार बच्चों कि अपनी अपूर्णता को मिटाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि दे रहा हो कोकुल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। मतलब कि जब श्रद्धा बोलती हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोयल जो है वसंत ऋतु की आने की क्या कर रही है, संदेश दे रही है। यह मेरे प्यारे बच्चों इसका मैंने छोटा सा अर्थ आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में चले कि इसका क्या मीनिंग है। मीनिंग भी जरूरी है। ठीक है। एक दो बार, जब तक नहीं समझ में आ रहा ना, एक दो बार पढ़ोगे तब वो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसके बाद इसके नीचे प्रश्न है 5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। देखिए कैसे इनका उत्तर दोगे। देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या है कि पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो मैंने बताया ना कि इस तरह नहीं लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से लिया गया, ये सब नहीं लिखना है। शीर्षक है कवि, तो यहाँ पे पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम पूछा है, तो एक साइड में लिखेंगे शीर्षक, एक साइड हमारी क्या रहेगी, शीर्षक रहेगी। ठीक है। और एक साइड यहाँ पे क्या रहेगा, कवि का नाम। ठीक है। तो कवि का नाम और एक साइड लो शीर्षक। तो किस शीर्षक से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ श्रद्धा और मनु चैप्टर से लिया गया, क्योंकि श्रद्धा और मनु के बारे में संवाद की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है। तो किस चैप्टर से लिया गया है, श्रद्धा मनु चैप्टर से। तो यहाँ लिखेंगे श्रद्धा मनु, मतलब किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया इस पद्यांश को। कवि की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है।
चलिए यहां से 2 नंबर आपके क्या हो गए, बिल्कुल फिक्स हो गए। दूसरा अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न को लेकर, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न मेरे प्यारो जो है, आगुंतक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। मतलब आगुंतक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, मतलब जो व्यक्ति आया हुआ व्यक्ति था, तो आया हुए व्यक्ति को मतलब कौन था आया हुआ व्यक्ति, वही कह रहा है आगुंतक व्यक्ति, मतलब आने वाला व्यक्ति को किसकी ओर संकेत किया था, आने वाला व्यक्ति तो अश्रद्धा ही थी। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले उत्तर, क्या लिखेंगे मेरे प्यारों बच्चों, उत्तर लिखेंगे। तो श्रद्धा लिखेंगे, आगुंतक व्यक्ति से तात्पर्य, लिखने का भी तरीका होना चाहिए, तो जिस तरह बता रहा हूं ऐसे लिखिए, 1 नंबर नहीं कटेगा। आगुंतक व्यक्ति से तात्पर्य, से तात्पर्य श्रद्धा से है, किससे है मेरे प्यारे बच्चों, श्रद्धा से है, श्रद्धा से है। तो देखिए आप मीनिंग इसका जानते रहो तो लिख दोगे, इसलिए मैं हिंदी में उसका अर्थ बताया। तागुंतक व्यक्ति से तात्पर्य श्रद्धा से है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया और यहां से 2 मार्क्स आपके क्या हो गए, बिल्कुल फिक्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा मतलब तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चपला और उत्कंठा के अर्थ लिखे। मतलब चपला का अर्थ क्या होता है और उत्कंठा का अर्थ क्या होता है। देखिए चपला, तो एक साइड आप लिखोगे चपला, एक साइड आप लिखेंगे चपला और एक साइड लिखेंगे उत्कंठा, उत्कंठा। तो चपला का अर्थ क्या होता है, मतलब चपला मतलब मेरे प्यारे बच्चों बिजली, ठीक है, बिजली अभी मैंने अर्थ बताया था बिजली। तो चपला का अर्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। अगर वही हम बात करें उत्कंठा, उत्कंठा मतलब उत्सुकता की बात करता है, उत्सुकता, उत्सुकता, ठीक है। या आप इसको क्या सकते हो, व्याकुलता भी कह सकते हो, व्याकुलता। तो चाहे आप उत्सुकता कहिए चाहे व्याकुलता कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे चपला और उत्कंठा का अर्थ भी मैंने क्या किया, अच्छे से बता दिया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया था, मतलब है घन तिमिर में चपला की रे, आ, तपन में शीतल मंद बयार। इसका हमें क्या बताना मेरे प्यार, इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए मैं अर्थ लिख देता हूं यहाँ पे। कैसे अर्थ लिखेंगे, अभी मैंने अर्थ इसका समझाया था। यहाँ पे इसका मैंने अर्थ क्या बताया था मेरे प्यार बच्चों, कि यहाँ पर जो मनु कहती हैं कि श्रद्धा से कि तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह क्या हो रहे प्रतीत हो रहे हो, और इस पीड़ित वेदना के, इस पीड़ित वेदना में मतलब ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो। यही इसका मेरे प्यार बच्चों अर्थ होगा। तो मैं लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए इसका उत्तर लिख लीजिए कि यहां पर लिखेंगे उत्तर में कि यहां पर मनु कहते हैं श्रद्धा से कि तुम कौन हो जो इस बेजान जिंदगी में बिजली की तरह प्रतीत हो रहे हो, और इसी के लाइन यहाँ पे भर गया है, 2 लाइन और लिख लेना है, और इस पीड़ित वेदना में ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, तुम कौन हो। ठीक है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या भी मैंने बता दिया, और 2 नंबर यहाँ से भी आपके क्या हो गए मेरे प्यारों चुप क्लियर हो गए। अब लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 5वां प्रश्न, क्या बोला है कि पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही है ये। ठीक है। तो उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है किसके, तो उत्तर लिखेंगे मेरे बच्चों कि यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, कह रहा है कि किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। मतलब प्रश्न कौन पूछ रहे थे, किसका जवाब देने के लिए वहां पे उत्कंठा मिटाने की बात कहा गया है। तो प्रश्न कौन कर रहा है, तो मनु। तो मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही जा रही है, आंसर तो यही होगा सिंपल। तो उत्तर में लिखेंगे मनु, क्या लिखेंगे, मनु की उत्कंठा, मनु की उत्कंठा मिटाने, मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही जा रही है, कही जा रही है। यहाँ पे है लिख दीजिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके 10 नंबर क्या हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए। तो यह जो मैं आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश बताई हूँ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आसान तरीका बताया हूँ, इसको खुद मैंने अपने हाथों से लिख के सॉल्व किया है ताकि आप कभी भूल नहीं पाओ और एग्जाम देने जाओ तो अच्छे से अच्छे नंबर 20 नंबर पक्का कर लो। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को जो हिंदी का खंड ख आता है जो 50 नंबर के लिए पूछा जाता है,
अगर उसमें से दो टॉपिक अगर मैं निकाल देता हूं, संस्कृत का गद्य और संस्कृत का पद, अगर 14 नंबर अगर मैं यहां से आपका माइनस कर देता हूं, तब बचा टोटल 36 नंबर। तो 36 नंबर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूं। और आपको मालूम है कि हिंदी व्याकरण के जो 36 नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके फिक्स टॉपिक होते हैं। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं आप लोगों को 36 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को हिंदी की। हिंदी व्याकरण के 36 नंबर आज की इस वीडियो से पूरा का पूरा पक्का होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा मेरे प्यारों। जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारों जो 36 नंबर बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का, जिसमें से पहला टॉपिक आता है आप लोगों का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। और यह आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के लिए आता है। 2 प्रश्न करने के लिए देगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के हिसाब से 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। और वो मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को 90% चांस रहेगा कि वही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। वो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो इतना आप विश्वास मेरे पे कीजिए, बिल्कुल आप टेंशन फिकर रहिए कि 36 नंबर बिल्कुल आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहला जो है मुहावरा वो है आप लोगों का कि अपने पैरों पर खड़ा होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम में देखोगे तो। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों लिखना होता है एग्जाम में। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब कि आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर होना, अपने आप पे विश्वास करना। ठीक है। और इसका अगर वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग में आपको लिखना पड़ेगा कि लड़कों की शादी तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए तब तक लड़कों की शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है। यह वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हो, या अदर एग्जाम्पल भी अपना लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई जरूरी है कि मैं जो बता रहा हूं आप वही लिखोगे, अपने से भी आपको बना कर लिख सकते हो आप। तो यह पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूं बस उसको आप तैयार करते जाओ। दूसरा देखिए, दूसरा है कि आंखों का तारा होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये भी है। जितना आपको बता रहा हूं बस मेरे पे विश्वास कीजिए, उतना आप तैयार कीजिए। 36 नंबर बिल्कुल पक्का कराने की गारंटी मेरी है। तो आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अत्यधिक प्रेम। ठीक है। आंखों का तारा होना होता है अत्यधिक प्रेम। अगर इसमें अगर हम वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग आप लिखिएगा कि रमेश अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा है। किसी माँ बाप के लड़के अगर एक होंगे तो आप देखिएगा उस एक लड़के को बहुत ही ज्यादा माता पिता केयर करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो मेरे आंखों का क्या है तारा है। मतलब रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है, मतलब उससे माता पिता बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो तैयार करना आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊंची दुकान फीका पकवान। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ होता है बाहरी दिखावा। बाहरी दिखावा इसका अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अगर हम वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग आप लिखिएगा कि मैंने मोहन के बारे में बहुत सुना था लेकिन उसे देखकर यही कहना पड़ा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब कि बस बाहरी दिखावा करता है। मोहन जो है, मोहन के बारे में बहुत सुना था कि मोहन पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसे जब देखा मैंने तो देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके पास कोई टैलेंट नाम की चीज है या बात करने का कोई तमीज है, चाहे जो भी चीज उसमें कमी है। तो मोहन के बारे में जितना सुना था लेकिन उसे देखकर यही कहना पड़ा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब बाहरी दिखावा वो करता है, अंदर से वैसा है नहीं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा देख लीजिए। चौथा जो आपको तैयार करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख के अंधे नाम नयन सुखी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एक सेट में घुमाकर इसको जरूर से जरूर दे देगा कि आंख के अंधे नाम नयन सुखी। इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है
कि नाम के विपरीत काम, जैसा नाम है वैसा काम आपका नहीं है। वाक्य प्रयोग से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि देखिए, उसका नाम हरिश्चंद्र है लेकिन वह हमेशा झूठ बोलता है। क्योंकि भाई हरिश्चंद्र जो है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका नाम तो हरिश्चंद्र है लेकिन वह हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है। मतलब नाम के विपरीत काम, जैसा नाम वैसा काम तो करेगा नहीं, हमेशा उल्टा काम। ठीक है, तो वही होता है आंख के अंधे नाम नयन सुख, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार बच्चों, और अगला जो आपको याद करना है पांचवा। पांचवा है कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये भी, कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। अगर इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ हो जाएगा कि विपरीत गुणों में तुलना कैसी। मतलब विपरीत गुणों में तुलना कैसी होगी, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। आपको वाक्य प्रयोग से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखोगे, वाक्य प्रयोग में लिखिएगा कि एक गरीब और करोड़पति इंसान के बीच कैसा संबंध। इनको देखकर बस यही याद आता है कि कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। जाहिर सी बात है कि अब गरीब की तुलना आप करोड़पति से नहीं कर पाओगे। अब कहाँ गरीब है भाई और कहाँ आदमी करोड़पति है, तो इनके बीच, इनके संबंध के बीच कैसे आप तुलना कर पाओगे। तो उनको देखकर यही ना कहोगे कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 जो याद करना है वो है आपका कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको देखने के ये भी मिलता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका क्या अर्थ होता है मेरे प्यार बच्चों, अर्थ इसका यह होता है कि मुंह में कुछ और मन में कुछ और है। मतलब मुंह में तो कुछ और रहेगा लेकिन मन में कुछ और रहेगा। वाक्य प्रयोग से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जब मैं वाक्य प्रयोग इसका बताऊंगा। तो वाक्य प्रयोग है कि आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र रहने लगे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वे मुंह पे राम बगल में छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब आपके साथ साथ रहेंगे, आपके मुंह पे अच्छा बनेंगे लेकिन आपके जब पीठ पीछे जाएंगे तो आपकी बुराइयां चाहेंगे, आपका हमेशा नुकसान चाहेंगे। ठीक है, तो मुंह में कुछ तो और है, मन में उनके कुछ और है आपके प्रति। तो इस वाक्य प्रयोग से आप बिल्कुल इस मुहावरे को दर्शा सकते हो। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारों, जो अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लिया हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। और ये प्रश्न तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके चांसेस पूरे के पूरे हैं पेपर में आने के, क्योंकि हर साल आता है तो इस बार भी चांसेस है। इसके बाद 7वां है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर मुहावरा है मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ इसका यह कहता है कि अपनी गलती न मानकर सामने वाले को दोष देना। मतलब उनकी ही गलती होता है लेकिन वो अपनी गलती मानते नहीं है, किसी दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो आप वाक्य प्रयोग इस तरह दर्शा सकते हो कि जब मोहन को परीक्षा में कम अंक आए तो उसने क्या किया कि अपने शिक्षक पर दोष दिया कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनका रिजल्ट बिल्कुल खराब आया, मोहन परीक्षा में उसके अंक कम आए, तो अपनी गलती नहीं दे रहा है बल्कि टीचर को ही दोष ठहरा रहा है कि टीचर अच्छी नहीं पढ़ाती थी इसलिए मैं अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाया, कम अंक लेकर आ पाया। तो वही होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब गलती तो उसकी है कि पढ़ाई नहीं किया तो इसलिए नंबर कम आए हैं और दोष लगा रहा है टीचर पे। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला है 8वां। 8वां क्या है मेरे प्यार बच्चों कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये भी बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या मतलब होता है, इसकी अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ यह होता है कि कोई काम न जानने पर बहाने बनाना। एक तो इसका अर्थ आप ये लिख सकते हो कि कोई काम न जानने पर बहाने बनाना, या इसका एक अर्थ और होता है कि किसी काम को करने की शक्ति न होने पर दूसरे को दोष देना। मतलब कि आपको काम नहीं आ रहा है, ठीक है, और गलती आप किसी दूसरे को दे रहे हो। अब वही आप ये लिख सकते हो कोई काम न जानने पर बहाना आप बना रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वाक्य प्रयोग से और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। वाक्य प्रयोग में लिखिएगा कि वह सबसे कहती फिरती है कि वह नृत्य में माहिर है। जब उसे नृत्य करने के लिए कहा गया तो वह अपने पैरों में मोच बताकर बहाना बना दिया। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहने का मतलब है कि वह सबसे कहती फिरती कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, मैं डांस जो है बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, पूरा शोर कर रखी है। लेकिन जब डांस करने की बारी आई, लोगों ने कहा डांस करो,
तो वह कह रही है कि मेरे पैरों में मोच आ गया इसलिए मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। तो बहाना बना रही है, डांस तो करने आता नहीं है लेकिन बहाना बना रही है। तो इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो वाक्य प्रयोग से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 8 हमने बताया मुहावरे। 8 अगर तैयार है तो 2 नंबर बिल्कुल क्लियर है, इसी में से आने वाला है, क्योंकि ऐसे पॉपुलर है जो 100% गारंटी देता है कि आने वाले हैं, क्योंकि हर साल आता है तो भाई इस बार भी आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। क्लियर है यहां से। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है मेरे प्यार बच्चों, कि दिए गए अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए मेरे प्यार बच्चों, अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। एक गद्यांश कोई दे देगा, इस गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए रहेंगे जिनका उत्तर आपको देना होता है इसी गद्यांश में से। तो देखिए अपठित गद्यांश करने का सबसे मात्र एक सरल तरीका आपको बताऊं, कि एक बार अच्छे तरीके से इस गद्यांश को जितना अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, उसका आंसर उसी में से बिल्कुल आसान तरीके से दे पाओगे। देखिए मैं पढ़ के आंसर इसी में से आपको बता दूंगा। देखिए लेकिन उससे पहले एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए पढ़ के मैं सुनाता हूं, आप भी इस ध्यान से इसको पढ़िएगा। कह रहा है कि आजकल दूरदर्शन अपने आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में ही यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। इस उम्र में भी वे देखेंगे, उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण जो है दूरदर्शन तथा चलचित्र है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वह इसी राह पर आगे बढ़े तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बहुत गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है। तो एक बार जितना आराम से पढ़ाऊं, कोई भी अपठित गद्यांश आता है तो उसको आप एक बार ध्यान से जब आप पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए कितना आसान होगा उत्तर देना। देखिए मैं प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें क्या अधिक देखने को आपको मिलता है मेरे प्यार बच्चों। तो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है, तो इसका आंसर बिल्कुल आप आसान तरीके से दे पाओगे। देखिए कहां से दोगे, तो उसमें अधिक आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे उसमें आपको अश्लीलता देखने को मिलेगी। क्या देखने को? अश्लीलता। अनास्था देखने को मिलेगा। फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से मिल गया कि नहीं। एक बार आपने पढ़ा तो बिल्कुल आसान तरीके से मिल गया। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में, ठीक है, धारावाहिकों में उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। बस इतना ही आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न का आंसर भी बिल्कुल आप सेकंडों में दे पाओगे कि दूरदर्शन की दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। ठीक है, मतलब दूरदर्शन का दुष्प्रभाव की अगर बात करें बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है, क्या कारण है कि बच्चों पे अधिक पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर आप लिखोगे मेरे प्यारों इसी में से कि बिना समय, अब आप ही बताइए कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ रहा है कि बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई टाइमिंग अगर फिक्स रहता कि आधा घंटा चलो इंस्टाग्राम चला दे रहे हैं, चाहे 10 मिनट चला रहे हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन घंटे घंटे भर, रातों रात भर अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े रहोगे, देखते रहोगे, तो भाई बच्चों पर दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप आंसर लिखिएगा कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बिना समय की पाबंदी के घंटे दूरदर्शन के साथ चिपके रहना
बिल्कुल गलत बात है और इससे मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। कंप्लीट हो गया, नंबर दे दिए जाएंगे आपको मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। व्यसन मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है लत। क्या होता है, लत, मतलब दूरदर्शन के लत से क्यों बचना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसलिए बचना चाहिए दूरदर्शन के लत से हमें। इसका कारण यह है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कारण यह है कि उसका जो प्रभाव होता है, उसका प्रभाव निश्चय ही उनके दिमाग पर पड़ता है। ठीक है, और बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ही आंसर लिखना है कि दूरदर्शन के लत से इसलिए हमें बचना चाहिए कि उसका प्रभाव 100% बता रहा हूं कि निश्चित ही उनके दिमाग पर पड़ता है और बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। उनको खुद नहीं मालूम चलेगा कि वो गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना बुरी लत लग जाती है। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी पैसेज में से, इसी अपठित गद्यांश में से पढ़ के बता दिया। तो इसलिए मैं कहा हूं कि जब भी अपठित गद्यांश आ जाए तो ध्यान पूर्वक उसको एक बार 5 मिनट लगेगा, ध्यान से पढ़ लेंगे। तीनों प्रश्नों का उत्तर देखिए, ज्यादा समय नहीं लगा, मैं तुरंत बता दिया हूं। इसी तरह आप भी उसको करके चले आओगे, 5 नंबर आपके हाथ में होगा। वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, तो सही अर्थ चयन करके लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। देखिए कैसे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है अंश और अंशु। बताना है कि सही, इसमें से सही शब्द चुनना है, कि सही शब्द युग्म चुनना है कि अंश और मेरे प्यारे बच्चों अंशु। अंश मतलब आपको भी मालूम है कि अंश मतलब हिस्सा होता है। क्या होता है, हिस्सा कहिए या भाग कहिए। अंश मतलब भाग या हिस्सा कहिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही होता है, आपको भी मालूम है। और एक अंशु, अंशु मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंशु मतलब होता है किरण। अंशु मतलब क्या होता है, किरण होता है। तो पहला क्या है, भाग और सूर्य। दूसरा है सूर्य और भाग। तीसरा है भाग और किरण। चौथा है भाग और वरुण। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ग वाला तो ये होगा। अंश मतलब भाग हो गया आपका, और अंशु मतलब किरण हो गया। इसलिए ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। और वही प्रश्न बता रहा हूं मेरे प्यारों, जो आपके एग्जाम में बनेंगे और 100% बनेंगे, इस बात को लिख लो। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए क्या है। अभय है और उभय है। तो अभय और उभय, ठीक है। तो अभय मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अभय मतलब होता है निडर, निडर। ठीक है, और उभय मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उभय मतलब होता है दोनों। उभयनिष्ठ गुणनखंड आप समझते हो ना, तो वहां पे किसका प्रयोग, दोनों का। तो निडर और दोनों। तो अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों। पहला वाला ऑप्शन क्या है, निडर और दोनों, बस बात खत्म, पहला वाला ही सही हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों। तो पहला वाला ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला देख लीजिए। अगला है जलद और जल्दी। ठीक है, क्या है मेरे प्यारों बच्चों, जलद और जल्दी। एक बात अभी मैं बता देता हूं कि जलद में अगर लास्ट में ज आ जाता, अगर ज आ जाएगा लास्ट में, तो वह कमल का हो जाता है मेरे प्यारों बच्चों, परिभाषित शब्द किसका, कमल का। और लास्ट में अगर आपका द आया है तो वह बादल का होता है। किसका होता है, बादल का होता है। ये ट्रिक आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जलद आया है, द आया है, तो मतलब 100% यह बादल हो जाएगा। तो इसका तो एक बादल हो गया मेरे प्यार बच्चों। और एक आगे क्या दिया हुआ है, जलधि। ठीक है, क्या दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों, जलधि। जलधि मतलब क्या होता है, समुद्र। क्या होता है, जलधि मतलब होता है समुद्र होता है। तो चलिए देखते हैं, कमल और समुद्र, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बादल और समुद्र, तो बिल्कुल, क्योंकि जलद मतलब बादल और जल्दी मतलब समुद्र, ख वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, सब कंसेप्ट वाइज है। एक भी क्वेश्चन बच के नहीं आएगा, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यार बच्चों, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। एक भी प्रश्न बच के नहीं आएगा। आगे देखिए, अगला आपका जलद। देखिए लास्ट में ज आ गया, तो ज आ गया तो समझ लीजिए कि कमल को होगा नहीं, किसका हो जाएगा, अरे बादल होगा नहीं, कमल होगा, क्योंकि ज लास्ट में आता है तो कमल होता है। तो जलज आ गया। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि मेरे प्यारों बच्चों पहला तो कमल होगा। इसके बाद जलद। तो जलद मतलब अभी देखें बादल, तो बादल आ गया। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कमल और बादल। तो कमल और तालाब, कमल और बादल, तो यहाँ और होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है।
यहाँ पे और होना चाहिए। तो कमल और बादल मतलब ग वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कमल और बादल। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। पांचवा है द्रव और द्रव्य। तो द्रव मतलब क्या होता है आपको भी मालूम है, द्रव मतलब तरल, द्रव मतलब क्या होता है, तरल होता है। और द्रव्य मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, धन। धन कहिए या इसको मुद्रा आप कह सकते हैं, धन या मुद्रा। ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, तरल पदार्थ और धन। तो पहला भी वाला ऑप्शन तो होगा, क्योंकि द्रव मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब धन होता है, इसलिए क वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए, अनल और अनिल मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो बहुत पॉपुलर है, आप सभी लोग इसका आंसर बता दोगे, अनल और अनिल का। क्योंकि अनल मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनल मतलब होता है आग। अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। और अनिल मतलब क्या होता है, वायु। ठीक है, वायु कहिए या हवा कहिए, दोनों बातें कही हैं। तो अनल मतलब आग। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, वायु और अग्नि। तो ये होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले आग चाहिए। पानी और आग ये भी नहीं होगा। तो अग्नि और वायु जी बिल्कुल, क्योंकि अनल मतलब तो अग्नि हो गया, आग कहिए अग्नि कहिए दोनों बातें कही हैं। और अनिल मतलब क्या होता है, वायु होता है, इसलिए ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अगला टॉपिक है, निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए, या अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कहिए या इसको पर्यायवाची शब्द कहिए, पर्यायवाची शब्द कहिए, दोनों बातें कही हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, पहला कमल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कमल का दिया हुआ है। तो कमल के दो ही लिखने होते हैं, जैसे कमल बोल दिया तो कमल के दो आपको लिखना है। तो कमल के क्या हो जाएगा आपका, एक तो पंकज हो जाएगा, कमल का तो एक पंकज हो जाएगा, एक आपका सरोज, पंकज, सरोज, और एक जलज होता है। क्या होता है, जलज होता है। तो 3 बता दिया, 2 ही याद करना है तो आराम से कर पाओ, वो भी सिंपल सिंपल बता रहा हूं। इसके बाद आंख का, तो आंख का सबको मालूम है, एक तो नयन हो जाएगा। आंख का क्या हो जाएगा, एक नयन हो जाएगा। नयन के बाद आपको नेत्र भी याद होता होगा, नेत्र भी तो आंख को ही कहते हैं, नेत्र हो जाएगा। एक चक्षु होता है। ठीक है, क्या होता है, चक्षु या लोचन भी कह सकते हो, नेत्र, आंख को लोचन भी कहा जाता है। तो नयन नेत्र चक्षु 2 ही याद करना, इतना बता देता हूं। इसके बाद वर है मेरे प्यारे बच्चों, वर। तो वर का वर मतलब क्या होता है, एक तो दुल्हा होता है, आपको भी मालूम, वर मतलब दुल्हा होता है। वर मतलब एक वरदान होता है। वर मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वरदान होता है। और वर मतलब एक हम बात करें तो एक श्रेष्ठ होता है, वर मतलब श्रेष्ठ। तो 3 बता दिया, 2 ही लिखना है। मित्र की अगर हम बात करें, मित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र तो एक दोस्त तो आपको कह सकते हो, मित्र तो दोस्त को भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्या कह सकते हो, एक सहचर, सहचर मतलब साथ चलने वाला। एक सहयोगी कह सकते हो, क्योंकि मित्र तो सहयोगी ही होते हैं, हर सुख दुख में काम आते हैं आपके, सहयोगी हो गया। ठीक है, सखा भी कहा जाता है। तो इतना ही क्या याद करना है, 2 ही हम लोगों को याद करना है। ठीक है, तो दोस्त, सहचर, सहयोगी, सखा, कुछ भी 2 ही याद करना है आपको। ठीक है, इसके बाद नाग। ठीक है, नाग मेरे प्यारे बच्चों, नाग का भी बहुत पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। नाग का हो जाएगा एक विषधर, नाग का एक तो विषधर हो जाएगा, विषधर, कामा, भुजंग। एक तो सर्प हो जाएगा, क्योंकि नाग को सर्प तो भी कहते हैं, सर्प या सांप भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अनुपम आइए, अनुपम को हो जाएगा एक अद्भुत। हाँ, एक तो अनुपम का क्या हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक अभिराम भी होता है, अभिराम भी होता है अद्भुत का और अनुपम का, अभिराम। और अनुपम मतलब एक सुंदर भी होता है, अनुपम, अनुपम मतलब क्या होता है, सुंदर भी होता है। तो 2 ही याद करना है, मैं बता दिया। तो इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे निकार्थी शब्द भी क्लियर हो जाएगा, इसमें से ही आपको एग्जाम में देगा। अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए ही आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, पहला पहला बोला है कि जो गलत कार्य के लिए हट करे, जो गलत कार्य के लिए
हट करे उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारों बच्चों, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं, कि दुराग्रही कहते हैं, कि सदाग्रही कहते हैं, कि सत्याग्रही कहते हैं? तो मेरे प्यारों बच्चों, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे दुराग्रही कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराग्रही। ख वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखना। इसके बाद अगला है कि जंगल में स्वयं लगने वाली आग। तो जंगल में जब स्वयं आग लग जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जठर रागनी, कि बड़वाग्नि, कि दावाग्नि, कि वनाली? क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जंगल में स्वयं आग लग जाती है तो उसे हम लोग दवाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं। देखिए, आग से संबंधित 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, उसको भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल तीनों आते हैं। देखिए, एक तो जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, 3 प्रश्न बनते हैं, अब बनते हैं हमेशा। एक तो होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग। 3 प्रश्न बनता है और तीनों को मैं बता देता हूं, क्योंकि तीनों प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और एक प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग। 3 ही प्रश्न बनता है, तीनों में से बनेगा जरूर, इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं, इतना बात याद रखना। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दवाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक? और जल में लगने वाली आग को हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं, यह वाला बड़वाग्नि। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन जो आप ये देख रहे हो, जठराग्नि, जठराग्नि कहते हैं। तो ये बात आप लोगों की याद हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब वन में लगने वाली आग को हम लोग वनाली कहते हैं। ठीक है? तो जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि, जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, पेट में लगने वाले को जठराग्नि। ये 3 प्रश्न जरूर से जरूर मेरे प्यारे बच्चों बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। इतना बात आप याद रख लेना। ठीक है? चलिए, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखिए, जो सब कुछ जानता हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, कि बहुज्ञ, कि अल्पज्ञ, कि ज्ञानी? तो जो सब कुछ जानता हो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। मेन बात है, बहुज्ञ किसे कहते हैं? कि बहुत कुछ जानने वाले को। इसका हो जाएगा, अगर प्रश्न दे दे, बहुत कुछ जानने वाले, बहुत कुछ जानने वाले, तो बहुत कुछ जानने वाले को बहुअज्ञ कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अल्पज्ञ किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो जो कम जानता हो, कम जानता हो, जो कम जानता है वो, उसको हम कहते हैं अल्पज्ञ। अज्ञानी का मतलब आप जानते हो, जो सब कुछ जानता हो मेरे प्यारे बच्चों, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। तो जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, तो जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ हो गया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो गया। बहुज्ञ में क्या होता है? जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ में कम जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। और ज्ञानी का मतलब यह होता है कि जो सभी तरह का ज्ञान रखता हो। इसका असली मीनिंग ये होगा, जो सभी तरह का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है। अगला है कि जो वंदना करने योग्य हो। तो जो वंदना करने योग्य हो उन्हें हम क्या कहते हैं? वंदनीय कहते हैं, कि पूजनीय कहते हैं, कि सम्माननीय कहते हैं, कि निंदनीय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो सिंपल नाम में ही छिपा है कि जो वंदना करने योग्य है, वंदना मतलब वंदनीय, तो जो वंदना करने योग्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वंदनीय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो सिंपल है। पूजनीय किसे कहते हैं? जो पूजनीय करने योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। सम्माननीय किसे कहते हैं? जो सम्मान करने योग्य हो उसे सम्माननीय कहते हैं। निंदनीय किसे कहते हैं? जो निंदा करने योग्य हो उसे निंदनीय कहते हैं। लेकिन प्रश्न तो जो वंदना करने योग्य है वंदनीय। तो एक प्रश्न बता रहा हूं, लेकिन 3 प्रश्न साथ ही साथ तैयार हो रहे हैं आपको, मतलब पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे पाओ मेरे प्यारे बच्चों। कहीं से एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला टॉपिक है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यह भी प्रश्न 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब एक वाक्य दे देगा, उसको शुद्ध करके लिखना होगा आपको। जैसे देखिए, बोला है कि वह प्रातः काल के समय आता है, इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? तो वह प्रातः काल के समय आता है,
तो इसको हम लोग लिखेंगे शुद्ध करके कि प्रातः वह प्रातः काल आता है, वह प्रातः काल आया था, यह है ना, तो हम लोग लिखे आया था, सॉरी। प्रश्न क्या है, वह प्रातः काल के समय आया था, यह प्रश्न है। तो इसको अगर शुद्ध के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे वह प्रातः काल आया था। ठीक है, वह प्रातः काल आया था, यह आया है, इसको सही लिख लीजिएगा, आया है। इसके बाद दूसरा है, मुझे भारी दुख हुआ। ठीक है, मुझे भारी दुख हुआ, तो यहाँ पर भारी नहीं, भारी जब हम लोग बहुत यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि मुझे, अगर इसे शुद्ध रूप में लिखूं तो लिखेंगे मुझे बहुत दुख हुआ। भारी की जगह हम लोग बहुत का यूज करेंगे, बहुत दुख हुआ, यह होगा उसका शुद्ध रूप मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, यहाँ पे खड़ी पाई जरूर डाल दीजिएगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ, भारी की जगह हम यहाँ यूज करेंगे दुख, अरे बहुत का। क्लियर है। देखिए अगला क्या है, अगला है कि तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखें तो हम लोग लिखेंगे कि तब तब यह काम तब यह काम अवश्य, जरूर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अवश्य का इस्तेमाल करेंगे, अवश्य हो जाएगा, यह है उसका शुद्धिकरण रूप। ठीक है, तो तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, उसको मैंने लिखा कि तब यह काम अवश्य हो जाएगा। इसके बाद है अगला, आपकी पुत्री नंदनी बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। तो पुत्री नंदनी, नंदनी लड़की है, तो लड़की के लिए बुद्धिमान का यूज नहीं करते हैं, बुद्धिमती का यूज करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि आपकी पुत्री नंदनी, आपकी पुत्री, क्या नाम है भाई, नंदनी। तो यहां लिखेंगे आपकी पुत्री नंदनी बहुत बहुत बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती, किसका यूज करेंगे, बुद्धिमती का यूज करेंगे, बुद्धिमती है क्योंकि लड़की है तो बुद्धिमती का यूज करेंगे, खड़ी पाई। हो गया। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, माधवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। तो विद्वान, जो विद्वान होता है, तो विद्वान तो लड़कों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन माधवी वर्मा तो लड़की हैं, तो महादेवी वर्मा के लिए हम लोग विदुषी का यूज करेंगे, विदुषी। तो यहाँ लिखेंगे कि महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा, लिखेंगे महादेवी वर्मा, विद्वान की जगह हम विदुषी का यूज करेंगे, विदुषी कवित्री हैं, कवित्री हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कवित्री हैं, कवित्री है ना, कवित्री थी लिखा है ना, तो कवित्री थी लिखेंगे, कवित्री थी। हाँ, इसके बाद क्या है, दरिद्रा जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, दरिद्रा जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसका सही कि दरिद्रता जैसी की जगह हम लिखेंगे जैसा, दरिद्रा जैसा शत्रु, शत्रु दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, खड़ी पाई। क्लियर है। चलिए पूरा का पूरा मैंने डिटेल में अपने हाथों से लिखकर इसको दिखा दिया आप लोगों को। अगला टॉपिक देखिए क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं मेरे प्यारों चो। अगला टॉपिक है कि वीर रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों, ये टॉपिक इतना याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। तो वीर अथवा करुण रस, ठीक है, तो या तो वीर रस लिखिए या तो करुण रस लिखिए, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है। मैं वीर रस का यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों का। देखिए कह रहा है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। आपको भी यह जानकारी होगा मेरे प्यार बच्चों कि रस के 4 भाग होते हैं, एक तो विभाव होता है, एक अनुभाव होता है, एक संचारी भाव होता है, एक अस्थाई भाव होता है, और इन्हीं 4 भावों से मिलकर रस का निर्माण होता है। ये बात आपको भी मालूम है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, जब विभाव, विभाव मतलब क्या होता है, कारण, और अनुभाव मतलब क्या होता है कि जिसके कारण हम कुछ चीज अनुभव करते हैं, और संचारी भाव का मतलब होता है कि जो आपके अंदर परिवर्तन होने लगता है। जैसे संचारी
संचारी भाव मतलब कि ऑटोमेटिक रोंगटे खड़े होने लगते हैं किसी बात को सुनकर, या किसी बात को सुनकर आंखों से पानी आने लगता है, आंसू आने लगता है, वो संचारी भाव है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक वो अस्थाई रूप से बना रहेगा। ठीक है, जैसे कोई मूवी अगर आप देख लेते हो उस तरह की वीरता वाली मूवी, तो आपके अंदर जोश जुनून शुरू से ही लेकर लास्ट तक बना रहेगा, तो होता है अस्थाई भाव। तो आपको समझ में आ गया ना कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, मतलब ये सब आपस में मिलकर एक उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से जो वीर रस की उत्पत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा, तो एग्जाम्पल आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है मेरे प्यारे बच्चों, तिरंगा मूवी वाला, देख सकते हो आप, कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आकर मौसम नया बनाएंगे, मौत फरेबों से कह दो ये उनको हम दफनाएंगे, अपनी अपनी नापों का वो भी खुद ही कफन सिलाएंगे। तो दो एग्जाम्पल में रखा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके वीर रस के एग्जाम्पल हैं, इन्हें सुन के बाद वीरता उत्पन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको परिभाषा याद हो गया ना कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिख देना, काम आपका बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है कि रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो रूपक अलंकार या यमक अलंकार, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। मैं आपको रूपक अलंकार का बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार में है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक, यहाँ पे लिखिएगा, रूपक अलंकार होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब कि आपको मालूम ही नहीं चल पाए कि कौन उपमान है कौन उपमेय है। मेरे प्यारे बच्चों, कि जहां बोला है कि जहां उपमेय, उपमेय मतलब आप समझते हो, उपमेय मतलब कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन उपमेय कौन उपमान है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना है। तो फूल का तुलना किसे किया जाता है? जेवर से। और चांद का तुलना किससे किया गया है? आईना से किया गया है। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है, ठीक है, तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो हरी की तुलना किससे किया गया है? हारिल से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें भेद रहित हम नहीं कर पा रहे हैं कि कौन उपमेय है कौन उपमान। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जैसे यहाँ पे फूल है, तो फूल तुम्हारे जेवर हैं, तो फूल क्या है? यहाँ पे फूल है आपका उपमान। ठीक है, और रही बात आपकी जेवर, जो है जेवर आपका उपमेय है। इसी तरह यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये चांद तुम्हारा आईना। ठीक है, चांद यहाँ पे क्या है? तो चांद यहाँ पे उपमान है, और आईना की अगर हम बात करें तो आईना आपका उपमेय है। क्लियर है? चलिए, अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई लिखिए अथवा सोरठा लिखिए। ठीक है, तो दोहा आपको मालूम है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा याद करोगे तो सोरठा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसका उल्टा कर दोगे। इसमें आप लोगों को बता रहा हूं मैं चौपाई। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आप डालिए चौपाई, और चौपाई में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें आपके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण के दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलती है। यति हर एक चरण के अंत में मेरे प्यारे बच्चों होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब जानेंगे कि चौपाई के बारे में। ठीक है, तुक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे तुक का मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये जो सागर है, उजागर है, धामा है, सुतनामा है, काना है, नाना है, देखा है, असेखा है, ये आपके तुक के काम करेंगे। यति का मतलब कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पे मैंने रुका। ठीक है, मतलब विराम, फिर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। एक लाइन पढ़ने के बाद दूसरी लाइन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये आपका यति है। तो देखिए, इसमें यही बोला है कि इसमें यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इतना भी लिख दोगे तो आपको काम बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहिं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पे ले रखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ग्राण बिनु वास असीखा। अब यहाँ पे बोला है मेरे प्यार बच्चों कि मात्रा सहित लक्षण लिखना है। तो मात्रा आप चेक कर सकते हो मेरे प्यार बच्चों, मात्रा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका जय है, तो जय में आप लोगों का क्या होगा, लघु। ये भी आपका क्या हो जाएगा, लघु। ये हो जाएगा आपका लघु, लघु। ये हो जाएगा दीर्घ, फिर लघु। ये हो जाएगा दीर्घ, फिर लघु। ये भी आपका लघु, लघु। ये दीर्घ, लघु, लघु। चेक कर लीजिए, एक एक दो तीन चार, चार दो छह, एक सात, सात दो नौ, एक 10 11 12, 12 दो 14, 14 दो 16। देखिए 16 16 मात्राएं आ गया इसमें। इसी तरह गिनोगे सब में 16 16 मात्राएं आएंगी। इसी तरह इसमें देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका लघु, ये हो जाएगा लघु। ये आपका लघु, लघु। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा लघु। ये हो जाएगा आपका गुरु। ये हो जाएगा लघु, ये हो जाएगा आपका गुरु। ये हो जाएगा लघु, लघु। ये हो जाएगा गुरु, गुरु। तो एक एक दो, दो दो चार, एक पांच, पांच दो सात, एक आठ, आठ दो 10, 10 दो 12, 12 दो 14, दो 16। इसमें भी आपका 16 आ गया। इसी तरह चेक करोगे तो इसमें भी 16 आएगा, इसमें भी 16 आएगा, इसमें भी 16 आएगा। 16 16 मात्राएं सब में आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, जो आसान लग रहा है याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों आता है यहाँ से पत्र लेखन। ठीक है, क्या आता है मेरे प्यार बच्चों, पत्र लेखन आपके एग्जाम में आएगा। और पत्र लेखन आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आता है, 6 नंबर के लिए। पत्र लेखन आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है मेरे प्यार बच्चों। और देखिए पत्र लेखन, तीन ही टॉपिक के पत्र लेखन आपको याद करने हैं, 3 टॉपिक। ठीक है, पहला कि किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र एवं प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखे। और दूसरा है कि अपना कुटीर उद्योग एवं प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। किसी भी कुटीर उद्योग, चाहे मछली पालन है, मुर्गा पालन है, कुछ भी करने के लिए आपको कुटीर उद्योग के लिए अगर बैंक प्रबंधक को कैसे आप ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखोगे। और तीसरा है कि अपने मोहल्लों की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखे। तो 3 टॉपिक के पत्र लेखन आपको तैयार करने हैं और 6 नंबर दिया जाएगा। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं, इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हर साल आता है, 6 नंबर यहाँ को देकर जाएगा आपको। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, और यहाँ पे कामा जरूर लगा दीजिएगा। सेवा में लिखने के बाद कामा, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहां के भी है वहां अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप डालोगे विषय, किसके विषय में आप लिख रहे हो पत्र लेखन। तो आप किसके विषय में लिख रहे हो, तो मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक हम पत्र लिख रहे हैं कि मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा गंदगी है, उसको सफाई के लिए हम लोग नगर पालिका को एक यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या लिखोगे, इतना जब हो जाएगा तो इसके बाद हेडिंग डालोगे महोदय जी। अब यहां से क्रिया आपकी स्टार्ट होगी, आप डालोगे महोदय जी, फिर कामा लगाओगे। कामा लगाने के बाद अब यहाँ गैप देके ही लिखना है, यह नहीं कि आप यहां से चालू कर दो, नहीं, इतना आपको छोड़कर इस तरह लिखना है। क्या लिखोगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। मतलब मेरे मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा गंदगी है और मैं स्वास्थ्य अधिकारी को, जो प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका जो ध्यान है मैं अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। और आपको यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लगा है। और सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण जो है मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींदें हराम हो गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आप लोगों को लिखना है, उनको दर्शाना है कि इतना गंदगी फैल गई है कि मच्छरों जो है बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। न रात को हम लोग अच्छे से सोई पा रहे हैं, न दिन के अच्छे से रह पा रहे हैं, तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा, इतने रोग हो जाएंगे। ठीक है, अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। बस इतना ही आपको लिखना है, कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटा ही चीज लिखिए, फैक्चुअल चीज लिखिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिनांक, जो भी डेट आपको डालना है यहाँ पे इस तरह आप डेट आप डाल लीजिएगा। और पूरा 2025 होता है या 2024 होता है, ये डेट आपको पूरा नहीं डालना है, आप 2000 यक्स एक्स बनाकर इस तरह लिख दीजिएगा। इसके बाद भौतिक में यहाँ पे कुछ लोगों का सिग्नेचर क ख ग आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यह था मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है आप लोगों का निबंध। ठीक है, क्या आता है, निबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से निबंध। और निबंध आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर के लिए आता है। कितने,
9 नंबर के लिए निबंध आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा निबंध आपको तैयार करना है कि 9 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो जो निबंध बता रहा हूं बस उसको आप तैयार कर लो। कौन सा निबंध? पहला वाला, भारत में आतंकवाद का समस्या तथा समाधान, कि भारत में जो आतंकवाद हो रहा है उसका क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे आप करोगे। और दूसरा है आपका वृषक जीवन की त्रासदी। वृषक मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है किसान की समस्या तथा समाधान, कि जो किसान की समस्या हो रही है उसका समाधान कैसे करें। तीसरा, जीवन में खेलकूद का महत्व, कि आपके जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है उस पे आप लोगों को निबंध तैयार करना होगा। फिर चौथा है मेरा प्रिय प्रिय साहित्यकार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 अगर आपको तैयार है तो 9 नंबर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण तथा समस्या तथा समाधान, ये तो आप ट्रिपल स्टार बना लो, ये तो हर साल आपकी एग्जाम में पूछता है कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बताइए। इसके बाद है छठवां, बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान मेरे प्यारे बच्चों, कि बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान बताइए। तो यह आप लोगों को 6 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। 6 निबंध अगर आपको तैयार है तो 9 नंबर यहां से बिल्कुल पक्के हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर आज की वीडियो में आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साहित्यिक परिचय बताने वाला हूं जयशंकर प्रसाद जी का, और बहुत ही सरल शब्दों में लिख कर लेकर आया हूं। इतना आसान शब्दों में पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी आप लोगों को जीवन परिचय देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल है, 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा, 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। देखिए साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद जी का कैसे आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिएगा साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद जी। आप चाहिए तो कॉर्नर में संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, या डायरेक्ट स्टार्ट भी कर दोगे तो इतना अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंटेशन किया हूं कि नंबर कटेगा ही नहीं आप लोगों का। स्टार्ट कहां से करना है देखिए, सबसे पहले लिखोगे कैसे कि छायावाद के आधार स्तंभ। देखिए लिखने का तरीका सबसे डिफरेंट में बता रहा हूं, किताब का नहीं है, मिला सकते हैं, किताब से बिल्कुल डिफरेंट में अपने तरीके से लिख के लेकर आया हूं इसको। छायावाद के आधार स्तंभ, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे सबसे मेन भूमिका है कि जैसे काशी, तो काशी को मैंने हाईलाइटेड किया है, 1889 ईस्वी में हुआ था तो इसको हाईलाइटेड करना है कि एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे जाए। तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुगनी साहू वैश्य परिवार में। इसके बाद पिताजी का नाम देखिए हाईलाइटेड लिखना आप लोगों को, पिताजी का नाम जो था देवी प्रसाद साहू था, और माता पिता एवं बड़े भाई के देवासान के कारण, मतलब उनकी मृत्यु के कारण अल्प आयु में ही प्रसाद जी का व्यवसाय एवं परिवार समस्त उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा कि घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। मतलब घर पे ही स्व अध्ययन आप कह सकते हो कि घर पे ही उन्होंने अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का, बांग्ला भाषा, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इन भाषाओं का अध्ययन उन्होंने घर पे ही किया। तत्पश्चात उसके बाद इन्होंने बनारस के क्वीन कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बनारस के क्वींस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन कराया और सिर्फ 8वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई किया उस विद्यालय में। इसके बाद अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए इन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक रचना लिखा कामायनी, और कामायनी रचना पे उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में साहित्य लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध करता यह साहित्यकार 15 नवंबर 1937 को काशी में दिवंगत हो गए। ठीक है, मतलब उनका देवसान हो गया या उनकी मृत्यु हो गई, इस तरह आप कह सकते हो। 15 नवंबर 1937 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही उनका उत्कृष्ट कोण मानवतावादी है। इसके बाद आप हेडिंग डालेगा कृतियां। ठीक है, कृतियां भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, 2 नंबर तो कृतियां पे ही आपको मिलता है। तो कृतियां कामायनी, झरना, आंसू, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, ये उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं।
और जयशंकर प्रसाद कैसे दिखते हैं, तो उनका इमेज भी मैं यहाँ पे लेकर आया हूं। देखिए इस प्रकार जयशंकर प्रसाद दिखते हैं। तो देखिए बहुत कम समय में और सबसे अलग डिफरेंट तरीका में लिखने बताया हूं, सबसे अलग शब्दों का प्रयोग किया हूं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपकी कॉपी सबसे डिफरेंट है। आप देख पाओगे कि इसमें जो यूज किए गए हैं शब्द, सबसे अलग शब्दों का प्रयोग में किया हूं। ऐसा शब्द आप लोगों को किताब में और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, जिस प्रकार मैं अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके इस जीवन परिचय को मैं लिखा हूं। एग्जाम में साहित्यिक जीवन परिचय पूछता है, और जीवन परिचय लिखने का बहुत तरीका होता है, लेकिन मैं सबसे सटीक और अच्छा तरीका बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय आप कैसे लिखोगे कि आपके पूरे के पूरे 5 में 5 नंबर आप लोगों को मिले, एक भी नंबर एग्जामिनर जो है वो काट ना पाए। लिखने का बिल्कुल सरल तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक ऐसा जीवन परिचय में बताने वाला आप लोगों को महादेवी वर्मा का, क्योंकि ये हर साल आपके एग्जाम में आता है। ये टॉपिक जो है वो फिक्स होती है, ये टॉपिक फिक्स है कि आप लोगों का जीवन परिचय जरूर से जरूर महादेवी वर्मा का देगा ही देगा। बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कितना बेहतरीन से लिखें कि 5 में 5 नंबर मिले। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं तो उनको 5 में 3 नंबर, कितने को 2 नंबर मिलता है। आखिरकार वो नंबर कहां से कटता है, जो कि गलती आप लोगों को नहीं करना, आपको पूरे के पूरे 5 में 5 नंबर लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहले लिखना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले जीवन परिचय जब भी आप लिख रहे हो तो आप अगर महादेवी वर्मा का लिख रहे हो तो आप हेडिंग डालो, प्रश्न उत्तर संख्या जो भी है डाल लो, इसके बाद साहित्यिक परिचय और यहाँ पे महादेवी वर्मा डालो, फिर नीचे हेडिंग साहित्यिक परिचय डालो। इसके बाद जो आप लोगों को हेडिंग डालना है वो डालना है संक्षिप्त परिचय। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसी को देखता है। सबसे पहले एग्जामिनर आप लोगों को चेक करेगा तो संक्षिप्त परिचय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते, वो डायरेक्ट जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखना चालू कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। संक्षिप्त परिचय में क्या होता है कि सबसे पहले एक आप ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे आप लिखोगे जन्म, पहली हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, जन्म। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म, तो आप लिखोगे कि सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ये डेट याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आएगा आप लोगों को। तो पहले ऐसे आप लोग को लिखना है कि जन्म 1907 ईस्वी में। याद रहे कि जो जन्म, जन्म स्थान, पिता माता का ये जो नाम लिख रहे हो वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, और इसके आगे वाली जो आप आंसर लिखो ब्लू पेन से होना चाहिए। तो जन्म की अगर हम बात करें तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर हम जन्म स्थान की बात करें तो फर्रुखाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, वहां पे उनका जन्म स्थान हुआ था, मतलब जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। पिता की अगर हम बात करें, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी। ठीक है, पिता का नाम क्या है, गोविंद प्रसाद वर्मा जी। माता के नाम अगर हम बात करें तो हेमरानी उनके माता का नाम था। पुरस्कार की अगर हम बात करें, उनको किन किन चीजों से पुरस्कृत किया गया था, तो उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ यामा जो उनको रचना थी, यामा रचना, उनपे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें रचनाएं, तो महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे उनकी निहार है, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये जो है उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो वो ब्रज भाषा व खड़ी बोली का प्रयोग करती थी। मृत्यु की अगर हम बात करें तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को जो है उनकी मृत्यु हुआ था। तो यह संक्षिप्त परिचय में आप लोगों को हेडिंग डाल के लिखना है। एग्जामिनर सबसे पहले आप लोगों को इसी को चेक करता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो 2 नंबर आप लोगों के जो है वो काट दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ 3 ही नंबर आपको दिया जाएगा जीवन परिचय पे। अगर ये लिखते हो तो 2 नंबर इस पे मिलते हैं, और एग्जामिनर इसी को देख के पूरा का पूरा नंबर देता है। जब इतना आप लिख दोगे, इसके बाद तब नीचे आप हेडिंग बनाओगे साहित्यिक परिचय। अब यहाँ नीचे हेडिंग आप डालोगे साहित्यिक परिचय, ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच का प्रयोग कर सकते हो आप। इसके बाद आपको लिखने का इसमें भी तरीका होना चाहिए कि आपको करना क्या है कि जो मेन मेन पॉइंट है उसको आपको हाईलाइटेड करते चलना है। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म, अब देखिए जन्म जो है वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपका, वो सिर्फ इस चीजों को देखोगे, हाईलाइटेड चीजों को, कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें तो पिता का नाम जो था वो गोविंद प्रसाद वर्मा था, उनके पिता का नाम। तो उनको देखिए मैंने हाईलाइटेड कर रखा है ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उनको बिल्कुल स्पष्ट दिखे, वो नंबर पूरे के पूरे दें। तो पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा। इनकी माता की अगर बात करें तो माता का नाम हेमरानी था। हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी वो, जिसका प्रभाव जो है महादेवी वर्मा पर पड़ा। उनको 9 वर्ष की छोटी आयु में इनका विवाह जो हुआ था वह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। मतलब वो 9 वर्ष की थी तभी उनका विवाह किससे हो गया था, उनके जो पति हैं उनका नाम है स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। ठीक है, यहां तक आपने लिखा। इसके बाद अगर पेज आपका भर जाता है
तो नेक्स्ट पेज लीजिए और नेक्स्ट पेज में फिर लिखना चालू कीजिए। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा, मतलब उनका जीवन अच्छे से नहीं रहा। शुरुआत में उन्होंने घर पर ही क्या किया कि चित्रकला व संगीत की शिक्षा अर्जित किया, और इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। मतलब जो हाई लेवल की शिक्षा होती है उन्होंने किया वो प्रयागराज में किया। और इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 ईस्वी से प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित भी किया था। मतलब 1933 ईस्वी से वो जो महिला विद्यापीठ की वो प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। कुछ समय तक उन्होंने क्या किया कि चांद पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया था, और इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी क्या किया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर से लिखिएगा, एग्जाम इशू को ध्यान देगा कि 1983 ईस्वी में भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी उनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इस महान लेखिका का स्वर्गवास की अगर हम बात करें, जो मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया था इनकी मृत्यु। अब मेन दिक्कत है कृतियां, इनकी कृतियां रचना जरूर से जरूर लिखना। इनकी कृतियां नहीं लिखोगे तो नंबर इसमें भी काट लिए जाएंगे 2 नंबर। तो कृतियां में भी नंबर आपको दिए जाते हैं, तब जाके नीचे आप कृतियां लिखोगे कि निहार जैसे, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण जो है कृतियां हैं। अगर इतना आप लिखते हो, देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख के बताया, अगर इतना लिखते हो एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा, इस बात की गारंटी है मेरा। तो आप लोगों को जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है, किसी का भी जीवन परिचय लिखना हो ना आपको, तो सेम इसी तरह आप लोगों को इसी तरीके, इसी मेथड से आप लोगों को लिखना है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय। मेरे प्यार बच्चों, पूरे YouTube चैनल पे मेरे वीडियो देखने के बाद देख लेना, इतना आसान कोई आप लोगों को जीवन परिचय नहीं बताया होगा। बिल्कुल आसान, मात्र 2 मिनट में खत्म। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय मेरे प्यार बच्चों। तो देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले मैं सिंपल तरीका आप लोगों को बताता हूं मेरे प्यार बच्चों। देखिए आप यहां से साहित्यिक परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल लिखना चालू कीजिएगा। आप चाहो तो कॉर्नर में संक्षिप्त परिचय लिख सकते हो, नाम, माता का नाम, मृत्यु, जन्म लिख सकते हो। इतना भी लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर दे दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे आप स्टार्ट करेंगे इनको, बिल्कुल 2 मिनट में खत्म आप लोगों का है। इतना आसान सरल तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। देखिए लिखिएगा कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। अब जन्म को आपको हाईलाइटेड कर देना, देखिए मैं हाईलाइटेड किया हूं। ठीक है, जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के एक मेरठ जिला है, मेरठ जिला में एक खेड़ा नामक गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट, ठीक है, की उपाधि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है, तो उनके पास डिग्रियां भी आप लोगों को लिखना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसने स्नातक किया, बीए उन्होंने किया, एमए भी उन्होंने किया, पीएचडी भी किया और डी लिट भी उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया ये सारी डिग्रियां। उन्होंने लिखेंगे इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। मतलब पाली भाषा की, संस्कृत भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, इनकी भाषाओं का उन्होंने साहित्य का गहन अध्ययन किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो अध्यक्ष का भी उन्होंने काम किया है। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में उन्होंने प्राचीन इतिहास विभाग के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख दीजिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे हैं।
हिंदी के इस महान विभूति का 1967 ईस्वी में क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उनकी मृत्यु जो हुआ 1967 ईस्वी में मृत्यु हो गया, 1904 में उनका जन्म हुआ था। बात करें तो 63 वर्षों तक उन्होंने अपना जीवन काल बिताया। इसके बाद कृतियां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृतियां पे नंबर 2 नंबर मिलते हैं कृतियां पे। कृतियां में लिखेंगे कि झांसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वागधरा आदि बहुत सारी कृतियां मैंने कहीं भी लिख दिया है, याद कीजिए जितना याद करना हो। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। और साथ ही साथ इनका इमेज भी मैं दिखा देता हूं कि वासुदेव सर अग्रवाल किस तरह दिखते हैं। तो ये है वासुदेव सर अग्रवाल। ठीक है, आप देख पा रहे हो इनको फिगर में। बस खत्म हो गया। तो इतना सिंपल कौन बताएगा, तो मुझे समझाने में पढ़ने में थोड़ा वक्त लगा है। बस लिखना होता पढ़ना होता तो 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगा होता, खत्म हो गया होता। तो इतना सुंदर आप लोग कोई नहीं बताएगा, सिंपल तरीका लिख के आइए, एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है आपके। चलिए मेरे प्यारों से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।